So in the last session, we started with a new chapter, which was mechanical properties of solids. Before we go to the next topic, jaldi se quick revision we will do of what we have learned in the last session. तो पिछले लेक्चर में हमने what we have seen is, if you remember, so we are talking about mechanical properties of solids. तो यहाँ पे आपको पता था, you know already, कि solid में there is a periodic arrangement of atoms or molecules. हमारे पास solid है, solid में atoms और molecules, मतलब in general particles are well organized. They are at very small distance to each other. ये जो particles है, मैं particle इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि atom भी हो सकता है, ये molecule भी हो सकते हैं. They are very close to each other. Then what happens is कि जब आप इस पे force लगाते हो, अब force आप दो type के लगा सकते हो. You can either apply a force which will increase the distance between the particles, मतलब increase the length of the rod, या फिर आप इस पे कंप्रेसिव फोर्स लगा सकते हो. आप इसको फोर्स लगा सकते हो which will compress the rod. तो पहले केस में आपने जो फोर्स लगाया है that is a force which will elongate, मतलब लेंथ बढ़ाएगा मतलब एटम्स को, पार्टिकल्स को वो दूर लेके जाएगा. और दूसरे केस में जो आपने फोर्स लगाया है वो इनवर्ड फोर्स है फ्रॉम बोथ साइड्स, एंड इनवर्ड फोर्स में यू सी द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल एंड पार्टिकल इज डिक्रीजिंग, राइट. ये जो फोर्स है, दोनों केसेस में जो फोर्स है, इस फोर्स ने क्या किया, इस केस में इस फोर्स ने लेंथ चेंज किया रॉड का. ऐसे ही फोर्सेस कैन चेंज वॉल्यूम, दे कैन आल्सो चेंज शेप. तो ये जो फोर्सेस है जो हमने एक्सटर्नली अप्लाई की, क्योंकि एक्सटर्नली अप्लाई किया ना, अंदर से तो था नहीं, हमने अप्लाई किया. एग्जाम्पल, so you will see many examples here. I don't have to show you any example now, but in any case, अगर आपके पास एक रबर बैंड होगा तो you stretch it. Stretch मतलब you are stretching है, मतलब आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं. तो ये जो फोर्स है दिस इज एक्सटर्नल, इसलिए इस फोर्स को दो तीन नाम दिए हमने. एक तो एक्सटर्नल फोर्स बोलते हो, या फिर इसको अप्लाइड फोर्स बोलते हो क्योंकि आपने बाहर से अप्लाई किया. और इस फोर्स ने क्या किया, इस फोर्स ने डायमेंशन चेंज कर दिए. डायमेंशन चेंज करना मतलब या लेंथ या वॉल्यूम या शेप. तो इसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स. डिफॉर्मिंग, क्यों डिफॉर्मिंग? क्योंकि जो फोर्स बनाता है उसको फॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं. ये फोर्स जो है बिगाड़ रहा है, क्या बिगाड़ रहा है? शेप या फिर लेंथ चेंज करेगा या फिर वॉल्यूम चेंज करेगा. तो दिस एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड एज डिफॉर्मिंग फोर्स. अब होता क्या है, जब आपने एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया तो पहले केस में पार्टिकल्स का डिस्टेंस बढ़ गया, तो पार्टिकल टू पार्टिकल में एक इंटरनल फोर्स जनरेट हो जाता है. एंड इस फोर्स का काम क्या है? इस फोर्स का काम ये है कि आप जब एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर दोगे तो ये जो पार्टिकल्स थे वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आए, राइट. सो ये जो फोर्स जनरेट हुआ है वो इंटरनल है, उसको आप बोलते हो इंटरनल फोर्स. ऊपर से वो क्या करेगा, वो रिस्टोर करेगा. किसको रिस्टोर करेगा? पोजीशन को. किसके पोजीशन को? पार्टिकल्स के पोजीशन को, राइट. तो इसको बोला था हमने इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स. तो व्हेन यू अप्लाई अ स्ट्रेचिंग फोर्स, इंटरनल फोर्स इज जनरेटेड व्हिच इज अपोजिट टू द स्ट्रेचिंग फोर्स. तो स्ट्रेचिंग फोर्स था अवे, ये है टूवर्ड्स, इनवर्ड्स, आउटवर्ड, और ये इनवर्ड्स. जब आप इनवर्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो तो इस केस में पार्टिकल का डिस्टेंस हो गया कम. तो यहाँ पे भी इंटरनल फोर्स जनरेट होता है, लेकिन इस केस में इंटरनल फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है. तो एक्सटर्नल जो फोर्स है उसको हमेशा इंटरनल फोर्स क्या होता है? अपोजिट होता है. तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, करेक्ट. देन व्हाट वी सॉ इन द लास्ट सेशन, हमें पता होना चाहिए जब हम
मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की बात करते हैं तो इसमें दो वर्ड्स आपको बार बार आएंगे, एक इलास्टिसिटी, एक प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हमने उस पर एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, मतलब उस फोर्स ने शेप चेंज कर दिया या लेंथ चेंज कर दिया या फिर वॉल्यूम चेंज कर दिया। एज सुन एज यू रिमूव द फोर्स, जैसे ही तुमने फोर्स रिमूव किया, फॉर एग्जाम्पल यू सी ये मेरे शर्ट का जो स्लीव है इसमें इलास्टिक है। Why do you call this elastic? Because I apply a force, the shape changes. As soon as I remove the force, the body is going back to its original। अभी यहाँ पे मैं शेप बोल सकता हूँ या मैं वॉल्यूम भी बोल सकता हूँ, तो इन जनरल हम बोलते हैं ओरिजिनल डायमेंशंस, क्योंकि लेंथ में चेंज होगा या फिर वॉल्यूम में होगा या फिर शेप में होगा, तो ऐसा बार बार स्पेसिफिकली बताने से हम बोल सकते हैं चेंज इन डायमेंशंस। तो व्हेन अब ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आप एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर दो, the objects will go back to their original dimensions. Such bodies are called as elastic bodies, right? तो याद रखना, जो प्रॉपर्टी है उसको बोलते हो इलास्टिसिटी। The property of the body is by virtue of which the body regains its original dimensions after the removal of external deforming forces. This property is known as elasticity, and the bodies which show the property of elasticity are called as elastic bodies. अब plastic bodies भी होते हैं। For example, I have a bottle, इसको प्लास्टिक बॉटल बोलते हैं, इसका एक्चुअली नाम प्लास्टिक नहीं है, समथिंग आई डोंट नो, पॉलीइथिलीन वगैरह वगैरह, आई डोंट नो, राइट। व्हेन आई अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स and I remove this force, there is no way the body will regain its original dimensions. Maybe आप उसको थोड़ा इधर उधर से फोर्स लगा के कर सकते हो, लेकिन फिर भी इसमें डेंट्स रहने वाले हैं, there are some dents inside. So such bodies which do not regain original dimensions after the removal of external forces are known as plastic bodies. And the property by virtue of which the body does not regain its original dimensions after the removal of external forces is known as plasticity. Then we saw what is stress. Stress अब बेसिकली होता क्या है, as you see, एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक रिजिड सपोर्ट है and there is a wire hanging from this rigid support and you have a load here. आपके पास एक लोड है यहाँ पे, लोड मतलब आपने एक ब्लॉक लगा दिया इसके नीचे, और ये ब्लॉक क्या करेगा, ऑफ कोर्स ये ब्लॉक जो है ये फोर्स लगाएगा, किस पे फोर्स लगाएगा, वायर पे। तो ये जो लोड है, लोड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका वेट है mg। ये जो लोड है इट इज नथिंग बट डिफॉर्मिंग फोर्स, किसके लिए, वायर के लिए। तो वायर का अगर ओरिजिनल लेंथ L था, तो ये लोड लगाने के बाद इसका लेंथ हो गया चेंज, राइट। अब आप बोलोगे कि लेंथ कितने से चेंज हुआ, तो इट इज L प्लस डेल्टा L। तो डेल्टा L मतलब चेंज इन लेंथ, राइट। तो क्वेश्चन हियर इज कि लोड लगा तो दिया हमने mg, वेयर इज इट एक्टिंग, इज इट एक्टिंग ऑन सम पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर या फिर इट इज एक्टिंग थ्रू आउट द वायर। ये लोड लग का रहा है, ये लोड पूरे के पूरे वायर पे लग रहा है, राइट। तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल, सिर्फ मैं एग्जांपल के नंबर्स बता रहा हूं। मान लो ये लेंथ ऑफ द वायर है एग्जांपल 10 मीटर और ये mg है 200 न्यूटन। तो 200 न्यूटन का फोर्स कहां लग रहा है, पूरे के पूरे वायर पे। मुझे ये पता करना है कि वायर के यूनिट एरिया पे कितना फोर्स। तो आप क्या करोगे, टोटल फोर्स को टोटल लेंथ से डिवाइड कर दोगे, राइट। टोटल लेंथ से डिवाइड करेंगे ना, तो दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर मीटर ऑफ द वायर। लेकिन हमको यहां पे चाहिए फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द वायर। area of the wire, you know wire is something like this, और वायर का शेप होता है सिलेंड्रिकल, तो उसका क्रॉस सेक्शन होता है सर्क्यूलर।
तो जब आप टोटल फोर्स को जब आप टोटल एरिया से डिवाइड करते हो तो ये जो क्वांटिटी आता है इसको आप बोलते हो स्ट्रेस, राइट। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज फोर्स। कौन सा फोर्स? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। तो याद रखना स्ट्रेस को हमने डिफाइन कैसे किया था। स्ट्रेस को हमने डिफाइन किया था, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द वायर। क्योंकि आप सी ये रॉड का सिचुएशन और वायर का सिचुएशन सेम है। वायर पे एक फोर्स लग रहा था जो वायर का लेंथ इंक्रीज कर रहा था, लोड। इस पे भी एक फोर्स लग रहा है जो इस रॉड का लेंथ इंक्रीज कर रहा है, राइट। तो जैसे यहाँ पे इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ वैसे वायर में भी होगा। जैसे आपने लोड निकाल दिया वायर का, वापस से लेंथ कम हो जाएगा, इट विल गो बैक टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, राइट। इसका मतलब whenever there is a deforming force there is internal restoring force. How much is the internal restoring force per unit area is called as stress. But then it is next to impossible आप इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स को मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये इंटरनल है। आप बोलोगे ऐसे कैसे नहीं मेजर कर सकते, मैं यहाँ पे मशीन लगा दूंगा जो मेरे लिए फोर्स मेजर करेगा, ठीक है, लेकिन द मोमेंट यू पुट अ मशीन इनसाइड यू आर डिस्टर्बिंग द सिस्टम। आप इसका इंटरनल स्ट्रक्चर ही बिगाड़ रहे हो। मतलब ऑलरेडी डिफॉर्मिंग फोर्स था और आपने और डिफॉर्म कर दिया, राइट। सो यू कैन नॉट डू दैट। तो आप इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स यू कैन नॉट मेजर। तो व्हाट वी डिड, मैंने इसलिए पहले ही बताया, बोलते बोलते मैंने बता दिया कि ये जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है और जो एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स है दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। दैट इज व्हाई आप स्ट्रेस को ऐसा भी डिफाइन कर सकते हो। Stress can also be defined as external or applied force या फिर external deforming force per unit area। और हमने देखा था कि फोर्स अपॉन एरिया है तो इसके यूनिट्स क्या आएंगे? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर हमने इसके डायमेंशन निकाले थे। डायमेंशन ऑफ फोर्स आर m1 l1 t माइनस m1 l1 t माइनस 2 अपॉन l2। ये l2 ऊपर जाएगा तो m1 l माइनस 1 t माइनस 2। तो दिस आर द डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस। तो यहां तक हमारा लास्ट सेशन में हुआ था। नाउ इट इज टाइम फॉर अस टू गो अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन बहुत इजी है ये। तो स्ट्रेन, व्हाट इज स्ट्रेन? जैसे आपने स्ट्रेस को फोर्स अपॉन एरिया डिफाइन किया वैसे ही स्ट्रेन कैन बी डिफाइंड एज, फॉर एग्जांपल हमने जैसे वायर लिया, वायर पे लोड लगा दिया तो क्या चेंज हुआ? लेंथ। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। या फिर अगर वॉल्यूम चेंज होता है तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। या फिर शेप चेंज होता है तो चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप। इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट change in length separately, change in volume separately and change in shape separately, हम बोलते हैं change in dimension। तो strain is defined as change in dimensions per unit original dimensions। मतलब it is a ratio of change in dimensions to that of original dimensions। तो strain is defined as change in dimensions per unit original dimensions। Therefore strain is equal to change in dimensions upon original dimensions। और मैंने आपको अभी अभी बताया कि ये चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप आएगा। मतलब इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये आ जाएगा डायमेंशन लेस। तो सिंस स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज इट इज डायमेंशन लेस। सिंस strain is the ratio of
is the ratio of two similar physical quantities. Similar physical quantities. It is dimensionless. Unitless and dimensionless. क्लियर है तक? अब हमको देखना है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. तो पहले आपने सी द लिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, और फिजिक्स में यही इंपॉर्टेंट है, बाकी डजंट मैटर. मैं हमेशा इसलिए बोलता हूं कि एक बार आप ब्रेन मैपिंग करो, टॉपिक को समझो. मेमोराइज करने से कुछ नहीं होता, यू जस्ट नीड टू मेक अ लिंक. तो दैट इज व्हाई इंपॉर्टेंट पार्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. मतलब मैकेनिकल मतलब यू आर अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स. So how a solid is behaving under the action of external force is called as mechanical properties. तो आपने external force लगाया, उसने deform किया, internal force generate हुआ, वो internal force per unit area कितना था उसको बोल दिया stress. वो internal, वो जो external force था उसने dimension change किए. How much is the dimension change in dimensions per unit? Per unit dimension is called as strain. Up types of stress and strain. Types of stress and strain, because you know कि अब जो एक फोर्स है, it can change the length, it can change volume, it can change dimension. तो पहले टाइप का जो स्ट्रेस होगा, it is related to change in length. So उसको हम बोलते हैं टेंसाइल, और इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल. लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब ही होता है रिलेटेड टू लेंथ. जैसे आप ट्रांसवर्स बोलते हो, दैट इज परपेंडिकुलर, वैसे लॉन्गिट्यूडिनल मतलब रिलेटेड टू लेंथ. सो टेंसाइल और लॉन्गिट्यूडिनल और कंप्रेसिव स्ट्रेस. कंप्रेसिव स्ट्रेस, तो विल टेक अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ इट. ये ऑलरेडी हम करते ही आए हैं, अभी भी किया ही था. एक रिजिड सपोर्ट ले लिया, राइट, उस पे से एक हमने स्ट्रिंग को हैंग कर दिया, और इस स्ट्रिंग पे हम लोग लोड लगाने वाले हैं. वी आर गोइंग टू पुट अ लोड हियर. तो इस पे एक लोड लगा दिया, यहाँ पे लोड मतलब वेट बेसिकली. एक ब्लॉक कनेक्ट कर दिया, और ये जो ब्लॉक हमने कनेक्ट किया है, डेफिनेटली एज यू नो, इस ब्लॉक ने क्या किया है, इस ब्लॉक ने लेंथ को इंक्रीज किया है. तो मान लेते हैं ओरिजिनल लेंथ था L, न्यू लेंथ है L प्लस डेल्टा L, और लोड मतलब फोर्स कौन सा था, mg था, राइट. तो अब स्ट्रेस तो स्ट्रेस ही रहने वाला है ना, फोर्स अपॉन एरिया, करेक्ट. चेंज तो नहीं होगा. डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस विल नॉट चेंज. स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया. अब लेकिन इस फोर्स ने, कौन से फोर्स ने, लोड ने, किसने, mg ने. mg ने क्या किया, लेंथ चेंज कर दिया. तो और ये mg क्या था, एक्सटर्नल फोर्स था, या फिर अप्लाइड फोर्स था, या फिर डिफॉर्मिंग फोर्स था. तो अब टेंसाइल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस को डिफाइन कैसे करोगे? आप बोलोगे व्हेन external force or applied force or deforming force, when one of these, when deforming force produces change in length of the body, then the stress associated with the force is called as tensile or longitudinal stress. है तो वही ना, फोर्स अपॉन एरिया ही है, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज, वो तो वही रहेगा. स्ट्रेस का जो जनरल डेफिनेशन है वो तो चेंज नहीं होगा. तो चेंज क्या हुआ, सिर्फ यहाँ पे जो फोर्स था उसने क्या चेंज किया, लेंथ. तो हम यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन करने वाले हैं कि जिस फोर्स ने लेंथ को चेंज किया, उस फोर्स के साथ एसोसिएटेड, क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस होता है ना, तो उस फोर्स के साथ एसोसिएटेड जो स्ट्रेस होगा उसको क्या बोलोगे, टेंसाइल और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस. तो यू विल राइट डाउन व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स, या फिर एक्सटर्नल फोर्स, या फिर अप्लाइड फोर्स. तो व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स produces change in length of the body, change in length of the body, then the stress associated with the force is known as
is known as tensile or longitudinal stress. कंप्रेसिव का एक अलग केस है, हम कंप्रेसिव केस देखेंगे। फॉर द टाइम बिंग यू नीड टू नो दिस, राइट। अब मैंने हमेशा आपको बताया है कि ऑलवेज एंड ऑलवेज आपको हमेशा स्टार्ट करना होता है फर्स्ट ऑफ ऑल इफ रिक्वायर्ड डायग्राम, देन बेसिक इंट्रोडक्शन। तो हमने यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन भी दे दिया, मतलब हमने सीधा डिफाइन ही कर दिया व्हाट इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। देन यू डिस्क्राइब द सिस्टम, क्या है हमारा सिस्टम। कंसीडर अ स्ट्रिंग या फिर वायर ऑफ लेंथ L, राइट। फ्री एंड ऑफ द वायर इज अटैच्ड टू अ लोड, या फिर फ्री एंड ऑफ द वायर इज अटैच्ड टू अ ब्लॉक ऑफ मास M, राइट। तो पहले सिस्टम आपको समझाना पड़ेगा। कंसीडर a wire of length L and radius R, इस वायर का रेडियस R है, इवन दो यू सी द वायर इज वेरी थिन, लेकिन आप इस वायर को अगर जूम करके देखोगे तो इसका भी कुछ रेडियस होगा, तो उसका रेडियस R है। ओके, सो कंसीडर अ वायर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, क्योंकि आपने उसको एयर में तो छोड़ के नहीं रखा होगा, कहीं तो बांधा होगा ना, नहीं तो एयर में छोड़ दिया गया नीचे वो। सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, द फ्री एंड ऑफ द वायर, द फ्री एंड ऑफ द वायर is attached with a block of mass M, right। यहाँ पे जो ये M मास है ब्लॉक का, इसका जो वेट होगा mg, that will act as deforming force। The weight of this block acts as deforming force. Therefore, you will have F equal to mg, right? So, by definition of stress, therefore, tensile or longitudinal stress is, by definition, आपको पता है, by definition, what is stress by definition? Force upon area, to be specific, deforming force upon area। और यहाँ पे deforming force कौन सा है? mg by area। एरिया क्या आएगा? पाई स्क्वायर। क्यों? मैंने अभी भी बताया कि वायर जो है उसका शेप सिलेंड्रिकल होता है, उसका जो रेडियस है वो r है, और एरिया विल बी पाई r स्क्वायर। तो दैट इज व्हाई यू हैव mg अपॉन पाई r स्क्वायर। ये आपको मिल गया पहला इक्वेशन टेंसाइल स्ट्रेस का, राइट। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन दैट वी हैव डिराइव्ड सो फार। गुड। अब मैंने एक वर्ड यहाँ पे और लिखा है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस का कनेक्शन है विद पुश फोर्सेस फ्रॉम बोथ द साइड्स। दोनों साइड से आप रॉड को पुश कर रहे हो। सो अब आपको कंप्रेसिव स्ट्रेस को डिफाइन करना ही पड़ेगा। तो व्हाट यू विल से इज, इफ अ रॉड, हम एक रॉड ले लेते हैं, वी टेक अ रॉड, इफ अ रॉड इज पुश्ड, if a rod is pushed from both the sides, ऐसा है, तो ये जो फोर्स है ये क्या करेगा? इट विल डिक्रीज द लेंथ। इन दिस केस लोड जो था वो इंक्रीज कर रहा था, ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो इस केस में जो स्ट्रेस एसोसिएटेड है किसके साथ? फोर्स के साथ, उसको बोलोगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ? कंप्रेशन हुआ। यहाँ पे क्या हो रहा था? इलॉन्गेशन हो रहा था, राइट। तो ये जनरल स्ट्रेस था, टेंसाइल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, और only two names, but here
here you can give it three names. You can call this as टेंसाइल और लॉन्गिट्यूडनल और कंप्रेसिव, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली देयर इज कंप्रेशन. तो if a rod is pushed inwards from both sides, from both the sides, then its length decreases. Its length decreases. The stress associated with this compressive force, is known as compressive stress. Is known as compressive stress. Simple, right? What is the need of books? You see, कुछ भी नहीं है, तब लिखते जाओ, जो समझा है उसको लिखते जाओ proper language में and be precise. You don't have to write down unnecessary things. अब जैसे आपने टेंसाइल स्ट्रेस डिफाइन किया या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिफाइन किया, आप वैसे टेंसाइल या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि हमने टाइटल में ही क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, राइट? तो एक स्ट्रेस और एक स्ट्रेन इट इज रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ. एक स्ट्रेस और एक स्ट्रेन इज रिलेटेड टू चेंज इन वॉल्यूम. एक स्ट्रेस और एक स्ट्रेन इज रिलेटेड टू चेंज इन शेप. तो आप पहले टाइप का स्ट्रेस देख लिया तो पहले टाइप का स्ट्रेन भी देख लेते हैं. सो इसमें ही another part, here you had tensile stress, here you will define tensile or longitudinal strain. और ये तो इतना सिंपल है, कि कुछ करना ही नहीं है. When a deforming force produces change in length of the body, then the strain associated with the force is known as tensile or longitudinal. Good. So when a deforming force produces change in the length of the body, then the strain associated with the force is known as longitudinal or tensile. Okay, तो strain, सिर्फ stress की जगह पे ये word आ जाएगा strain. Very difficult, isn't it? Right? बहुत difficult है ये. Then, by definition, strain is change in dimensions upon original dimension. फिर यहाँ पे लिखो, but we know that. आप पहले define कर दो चलेगा. So you can say, और ये एक definition हो गया. किसका? Longitudinal strain का. और you can have alternate definition, or tensile strain or longitudinal strain is defined as change in length per unit original length. Simple. Or tensile or longitudinal strain. Tensile or longitudinal strain is defined as change in length per unit original length. Per unit original length. Therefore, you can say tensile strain equal to change in length upon original length. हमको ऑलरेडी पता है, क्या पता है? What is change in length? डेल्टा एल. तो डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज एल. लेकिन मार्क्स चाहिए ना, तो थोड़ा एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा. फिर आपको लिखना पड़ेगा लेट एल बी द ओरिजिनल लेंथ, और ओरिजिनल लेंथ को हम बोल देंगे इनिशियल लेंथ ऑफ द वायर. L plus delta L. What is this? Final length.
क्योंकि आपने जब लोड लगा दिया तो नया लेंथ क्या बन गया, L प्लस डेल्टा L, राइट। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, देयरफॉर, अब आई एम सॉरी फॉर दिस, लेकिन अभी बुक्स में ऐसा लिखते हैं, तो फिर डिपेंडिंग ऑन कितने मार्क का पूछा गया है, तो देयरफॉर चेंज इन लेंथ आपको पता है, चेंज इन लेंथ इन फिजिक्स, चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी इज फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। अब फाइनल लेंथ पता है, लिखा है ऊपर आपने, दिस इज इक्वल टू L प्लस डेल्टा L माइनस L अपॉन L, कैंसल कैंसल, देयरफॉर टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा L बाय L। हाँ वही तो हम बोल रहे थे, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। बट अभी ठीक है, समझाना तो पड़ेगा। यू हैव टू से, आल्सो यू हैव टू से, अभी तो ठीक है मैंने शॉर्टकट में लिखा है, बट समटाइम्स डिपेंडिंग ऑन हाउ मच मार्क्स यू गेट यू हैव, तो आपको बताना पड़ेगा कि चेंज इन लेंथ क्यों हुआ। तो आपको बताना पड़ेगा लेट अ लोड, जैसे यहाँ पे बताया हमने, क्या बताया हमने, द फ्री एंड ऑफ द वायर इज अटैच्ड विद अ ब्लॉक ऑफ मास m, द वेट ऑफ दिस ब्लॉक एक्ट्स एज डिफॉर्मिंग फोर्स, हेंस देयर इज इंक्रीज इन लेंथ, हेंस द न्यू लेंथ इज L प्लस डेल्टा L। गुड। तो ये हो गया आपका पहले टाइप का स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। नाउ गोइंग टू नंबर 2। नंबर 2 में भी आप वैसे ही करोगे, वॉल्यूम और हाइड्रोलिक बोलते हैं इसको, इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिक, वॉल्यूम और हाइड्रोलिक स्ट्रेस। Why hydraulic? Because hydro related to water, that is why it is also called as hydraulic। अब बोलोगे कि यहाँ पे वाटर का क्या मतलब है, बताता हूँ। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, why I like this chapter so much? Because मुझे सबसे कम मेहनत करना पड़ता है, तो मैं इसको उठा के एज इट इज, जस्ट अ मिनट, वो उठा के रखने के लिए भी जगह चाहिए, तो लेट मी मेक सम स्पेस फर्स्ट and then I will write down. Good. Fine. Here we go. आ गया. When a deforming force produces change in volume of the body, then the stress associated with the force is known as volume or hydraulic stress. So that is why it is so interesting, है ना, काम कम करना पड़ता है। So volume और hydraulic stress, सिंपल सिंपल, सिर्फ सिचुएशन चेंज होगा। पिछले केस में नहीं, नॉट लेंथ, पिछले केस में आपने ऑफ कोर्स लेंथ, यहाँ लेंथ की बात हो रही थी, लेकिन पिछले केस में आपने वन डायमेंशनल बॉडी लिया था, लाइक लीनियर, लाइक वायर, राइट। यहाँ पे नहीं चलेगा, आपको 3D बॉडी जैसे बॉल या फिर क्यूब वो लेना पड़ेगा। तो इन दिस केस आपने वायर लिया, उस पर लोड लगा दिया, लोड डिफॉर्मिंग फोर्स जैसा था, उसने डिफॉर्म करके लेंथ को इंक्रीज कर दिया, करेक्ट। बट नाउ इट्स नॉट द सेम। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक ईदर अ क्यूब और अ बॉल। आई प्रेफर टू टेक अ बॉल अगेन बिकॉज आई एम लेजी, और बॉल क्योंकि मैं इजीली ड्रॉ कर सकता हूँ इसके लिए, राइट। अब क्या करेंगे, इस बॉल को हम लोग पानी में लेके जाएंगे, नॉट टू प्ले विथ इट, खेलने के लिए नहीं, बट हमारे पास एक बॉल था, एंड एज यू टेक दिस बॉल इनसाइड वाटर, you know, pressure starts acting on this ball from all sides. So because there is a pressure, तो यहाँ पे हर एक डायरेक्शन से इसके ऊपर लगने वाला है प्रेशर। आई विल बेटर से देयर इज चेंज इन प्रेशर देन आई से प्रेशर, और चेंज इन प्रेशर क्यों मैं बताता हूँ बाद में। सो यू हैव pressure acting on this ball from all sides, right? तो इसकी वजह से
and because of this there will be decrease in the volume, और volume decrease होगा, then you will have new volume as smaller one. तो अब जैसे पहले आपने बताया एग्जैक्टली सेम लाइंस पे है, पहले आपने क्या बोला यहाँ पे सिस्टम को डिस्क्राइब करते वक्त, कंसीडर अ वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, राइट। इसमें ऐसा नहीं बोलना है, इसमें आप बोलोगे कंसीडर अ बॉल मेड अप ऑफ रबर, क्योंकि रबर का बॉल अगर आप पानी में ले गए तो रबर के ऊपर पानी का जो प्रेशर होगा इट इज सफिशिएंट एट अ गिवन डेप्थ। आपको पता है जितना नीचे आते हो पानी में उतना सा प्रेशर बढ़ता है, पता है, एच रो जी, वेयर एच इज डेप्थ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इनसाइड वाटर। एक पिक्चर था, इफ आई रिमेम्बर द नेम, समथिंग टू डू विथ गजनी या कुछ नाम था, आई डोंट रिमेम्बर, गाजी अटैक, गाजी अटैक, उसमें एक डेप्थ तक गजनी इफेक्ट मेरा हुआ, नाम था गाजी अटैक। सो एनीवेज आई आल्सो हैव दिस इफेक्ट वेयर आई फॉरगेट नेम्स, तो डजंट मैटर। तो मूवीज का नाम वैसे भी याद रखने को फायदा है नहीं, तो एनीवेज सो द थिंग इज कि वहां पे ऐसा बताते हैं कि एक डेप्थ तक जाने के बाद यू कैन सबमरीन कैन नॉट गो इनसाइड, क्योंकि जितना नीचे जाओगे तुम पानी में उतना ज्यादा प्रेशर लगता है, और प्रेशर की वजह से इट स्टार्ट्स ब्रेकिंग, क्योंकि वो प्लास्टिक बॉडी है ब्रिटल, पर ये रबर है, इट स्टार्ट्स कंप्रेसिंग, मतलब इसका जो है वो वॉल्यूम कम होगा। तो इनिशियल वॉल्यूम जो है कुछ ना कुछ मान लेते हैं, लेट्स से इनिशियल वॉल्यूम इज V, तो लेट अस टेक इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी एज V। तो पानी में डेप्थ पे जाने के बाद वॉल्यूम कम कितने से हुआ, डेल्टा V, तो न्यू वॉल्यूम इज V माइनस डेल्टा V। जैसे वहां पे L प्लस डेल्टा L लिखा, यहाँ पे V माइनस डेल्टा V। तो आपको सिस्टम को एक्सप्लेन करना है, सेम है, कंसीडर अ स्फीयर या फिर बॉल ऑफ रबर immersed in water, let V be the initial volume या फिर original volume of the ball, right? अब क्या होगा, when the ball is inside water, when the ball is inside water, what happens? Pressure, water exerts pressure, on the ball from all sides, from all directions, क्योंकि स्फीयर को साइड नहीं होते, from all direction, thus the volume of the ball decreases, the volume of the ball decreases by delta V, therefore V minus delta V is the final volume, ये है फाइनल वॉल्यूम, करेक्ट। हाँ, ये फाइनल वॉल्यूम हम तब यूज करेंगे जब हम स्ट्रेन डिफाइन करेंगे, फिलहाल हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। तो वॉल्यूम स्ट्रेस इज गिवन बाय, वॉल्यूम और हाइड्रोलिक स्ट्रेस is nothing but force upon area। अब ये DF क्या है, ये जो मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है, आपको पता है प्रेशर एंड फोर्स रिलेटेड, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर लग रहा है मतलब फोर्स लग रहा है, करेक्ट। प्रेशर अप्लाई हुआ मतलब फोर्स अप्लाई हुआ, और व्हाट इज ए इज द एरिया ऑफ द बॉल, इनिशियल एरिया ऑफ द बॉल, सरफेस एरिया, क्योंकि अंदर तो जाके फोर्स लगेगा नहीं ना, फोर्स कहाँ लगेगा, सरफेस पे, क्योंकि पानी अंदर जाएगा फिर बोलेगा नहीं मुझे अंदर ही फोर्स एक्सर्ट करना है, वैसा तो होता नहीं है। इफ यू पुट समथिंग इन वाटर
तो जहां जहां पे वाटर का कांटेक्ट है सरफेस के साथ, वहां वहां पे मतलब एरिया पे फोर्स लगेगा, राइट। बट वेट अ मिनट, बट डू यू नो, you must know, pressure is force upon area. Therefore, force is area into pressure. Actually, area into change in pressure. Therefore, volume stress is df, but df is adp upon a cancel. So volume stress is nothing but change in pressure. अब जेई नीट में क्वेश्चन आता है, एंड बी केयरफुल, उसमें क्वेश्चन ऐसा होता है, व्हाट इज द स्ट्रेस एक्टिंग ऑन अ बॉल एट अ डेप्थ ऑफ 100 मीटर फ्रॉम द सी लेवल, तो ऑफ कोर्स व्हाट इज स्ट्रेस, डीपी, व्हाट इज डीपी, चेंज इन प्रेशर, व्हाट इज चेंज इन प्रेशर, फाइनल प्रेशर माइनस, और एट अ डेप्थ कैसे निकालते हो, एच रो जी, पानी में लेके गए तो h इंटू रो इंटू जी, एच मैंने बता दिया 100, रो होता है 1000, जी होता है 10, माइनस माइन, व्हाट इज P1, व्हाट इज इनिशियल प्रेशर, दिस इज द डिसाइडिंग लाइन इफ यू विल फॉर +4 और -1। अगर कुछ नहीं बोला, यस, अगर कुछ भी नहीं बताया, you see, maybe they will tell you find the stress if the ball is taken to a depth of 100 meter below the sea level, या फिर below the surface of ocean, river, whatever it is। इससे पहले कहा था, कुछ बताया? आई तो वैक्यूम में था, जीरो प्रेशर था। अगर बोला होगा कि पहले वो एटमॉस्फेयर में था, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ अर्थ। आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ अर्थ इज 1 एटमॉस्फेयर, मुझे पता है, मैं पूछ रहा हूँ एसआई यूनिट्स में, 1.013 into 10⁵ पास्कल। क्यों? आप कहाँ रहते हो? अर्थ पे रहते हो, अर्थ पे रहते हो, और अर्थ के सराउंडिंग में क्या है? एटमॉस्फेयर है। क्योंकि अर्थ के सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर है, तो यू शुड नो कि यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है उसमें गैसेस है, तो वो अर्थ के किसी भी एक पॉइंट पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, क्योंकि उस पॉइंट के ऊपर क्या है? एयर का कॉलम है। तो जैसे आप एच रो जी लिख रहे हो ना, हमारे ऊपर भी एयर है, तो वो भी हम पे प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो अगर बॉल वाटर में जाने से पहले एटमॉस्फेयर में था, तो माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और कुछ नहीं बोला तो जीरो, कुछ नहीं बोला कहाँ था पता नहीं, तो जीरो, तो इनिशियल प्रेशर तब क्या लोगे? जीरो। इंपॉर्टेंट, गुड। तो आ गया ये आपका वॉल्यूम स्ट्रेस। अब आप क्या डिफाइन करोगे फिर? क्या रह गया? वॉल्यूम स्ट्रेन। तो बी पार्ट, वॉल्यूम और हाइड्रोलिक स्ट्रेन। वापिस से copy and paste, copy and paste, what copy and paste? Of course, strain ka definition, when a deforming force produces change in volume, this time it is volume, so this time it is volume. When a deforming force produces change in volume, then the strain associated with the force is known as volume or hydraulic, या फिर टेंसाइल, सॉरी, वॉल्यूम और हाइड्रोलिक स्ट्रेन इज डिफाइंड एज चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। तो सिर्फ इतना आपको चेंजेस करने हैं, चेंज इन वॉल्यूम, और यहाँ पे आप लिखोगे वॉल्यूम और हाइड्रोलिक, और फिर यहाँ पे आप वही लिख दोगे, यू विल राइट डाउन दिस एज volume or hydraulic strain is defined as change in volume per unit original volume, per unit original volume। बाकी मैं अभी लिख नहीं रहा हूं, बाकी आपको पता है यही लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा था आपने, let V be the original volume and V minus delta V be the final volume, therefore volume strain is change in volume upon
ओरिजिनल वॉल्यूम। और आपको पता है चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल आपके पास था v माइनस डेल्टा v माइनस v अपॉन v, कैंसल कैंसल, माइनस डेल्टा v बाय v। ये जो साइन है ना ये भी बहुत कुछ बताता है। नेगेटिव साइन बताता है कि फाइनल वॉल्यूम इज लेस देन इनिशियल, मतलब आपको ये बताता है कि यहाँ पे जो फोर्स लगा था वो कंप्रेशन का काम कर रहा था, इट वाज कंप्रेसिंग। अगर यही प्लस आता तो इलॉन्ग एक्सपांशन होगा, इस केस में इलॉन्गेशन वो वायर में होगा, यहाँ पे एक्सपांशन होगा। तो समटाइम्स विदाउट सॉल्विंग यू कैन गेट आंसर। क्वेश्चन पढ़ो फिर देखो कि कंप्रेशन हो रहा है क्या, फिर माइनस साइन आना चाहिए, अगर एक्सपांशन हो रहा है तो प्लस आना चाहिए। गुड। सो द लास्ट टाइप is related to change in shape that we will see in the next session. So that's it for today.